आप लोगों ने मुख्य परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य एक रुचिकर और पॉपुलर विषय है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत सारे विद्यार्थी इस विषय को लेकर के मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में भी बैठते हैं और इसमें अच्छी मार्किंग होती है। सिलेबस बहुत ही इसका छोटा है। अगर संदर्भ बुक या उपन्यास नाटक को अगर आप रुचिकर तरीके से पढ़ लीजिए तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। हम जानते हैं कि इसमें 2 पेपर होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में अगर देखें तो वहाँ 250 नंबर के 2 पेपर हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 200 नंबर के 2 पेपर हैं। दोनों पेपर को 2 भाग में किया गया है। दोनों पेपर 2 भाग में हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें आपको 2 पोर्शन मिलेंगे। एक तो हिंदी भाषा का विकास, और दूसरा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। और दूसरा जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, इसमें भी 2 भाग होते हैं, भाग का और भाग खा। इसमें पद्य होता है और इसमें गद्य का भाग होता है। इसमें 2 व्याख्या करनी होती है, इसमें 2 व्याख्या करनी होती है। इसके अलावा 20-20 नंबर की 2 व्याख्या होती है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन पद्य के होते हैं। 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 करने होते हैं। ऐसे भी यहाँ होता है। इसमें निबंध, नाटक, गद्य जो भी आपके सिलेबस में है, सिलेबस देख लीजिए आप लोग, बाद में बीच में हम चर्चा कर देंगे इसकी। तो ये होता है। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र का हिंदी जो भाग का है, हिंदी भाषा का विकास, इसमें मैथमेटिकल नंबर मिलते हैं और एक थोड़ा सा वस्तुनिष्ठता इसमें रहती है। ये बहुत ही फिक्स है। इसको आप एक बार तैयार कर लिए तो हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। बस थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आईएएस में थोड़ी सी आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, जो क्वेश्चन है थोड़े से अगर आप समझदारी से वो समझेंगे तो करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और इसमें अगर 3 क्वेश्चन आपने उठा लिए तो 125, 30, 35, 40 नंबर तक मिल जाते हैं इसमें 200 में। और इसमें भी ऐसे ही है, अगर आपने ठीक से तैयारी कर ली इन दोनों हिस्सों की, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो हिंदी साहित्य के इतिहास में दोनों गद्य और पद्य दोनों होते हैं। तो उसको उसके सहयोग से या उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर आप पद्य और गद्य यहाँ दोनों की भी अच्छी तरह से आप लिख पाएंगे और ऐसे में आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आप 280, 300 नंबर तक पा सकते हैं इसमें 400 में, जो एक बहुत ही अच्छा स्कोर साइंस के विषय में ही मिलता है। तो हिंदी साहित्य एक बहुत ही रुचिकर विषय है। इसमें हिंदी मीडियम का असर नहीं पड़ता है। अक्सर ये आक्षेप लगता रहता है कि इंग्लिश मीडियम में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं और हकीकत भी ये है कि इंग्लिश मीडियम में मार्किंग अच्छी होती है। जो स्टूडेंट करते हैं, टॉपर हैं, अधिकतर वहीं से आते हैं। आईएएस में बहुत दिनों बाद इधर टॉप 25 में एक स्टूडेंट ने जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन ये स्थितियां सुधारने के लिए ज़रूरी है कि हिंदी साहित्य जैसे विषय को लेकर जहाँ पर आपको ये माध्यम का असर ना पड़े उसको लेना ज़रूरी है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें अगर रुचि है तो इसको लीजिए और इससे अपनी जो है सफलता को मुकम्मल कीजिए। तो शुरू करते हैं स्टडी विद शरण आईएएस के साथ हिंदी की प्रथम क्लास, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास में जो पहली क्लास है, इसमें सबसे पहले समझना है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है और उसी के आधार पर आगे की क्लास या आगे का सिलेबस निर्धारित है। तो इसको अगर हिंदी भाषा को हम देखें तो इसका विकास कहाँ से हुआ है, हिंदी भाषा कहाँ से आई है, तो इसका मूल, इसकी जड़ कहाँ पे है? संस्कृत में है। संस्कृत से ही सरलीकृत होकर के, संस्कृत से ही बोलने की जो आम बोलचाल में है, लोगों को दिक्कतें हुई। जब दिक्कतें हुई तो लोगों ने इसको और अपने हिसाब से इसको स्वीकृत, इसे तोड़ना मरोड़ना शुरू किया और तद्धम, तत्सम, तद्भव, तद्भव शब्द, देशज शब्द, इस तरह से विदेशज शब्द जो उनकी ज़रूरत की थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और हिंदी भाषा में सम्मिलित किया और धीरे धीरे एक मुकम्मल एक जो है मानक भाषा तैयार हो गई। ये स्थितियाँ वैदिक काल में जब संस्कृत आई थी उसके बाद से ही शुरू हुई हैं और उस विकास को एक नज़र हम देख लेते हैं। उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि कैसे ये हिंदी भाषा
विकसित हुई है, तो पहले हम आर्य भाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, आर्य भाषा के रूप में आर्य भाषा कैसे विकसित हुई, और आर्य भाषा के बाद हिंदी भाषा का विकास उस आर्य भाषा से कैसे हुआ, ये दोनों हम देखते हैं। तो आर्य भाषा का विकास पहले देखते हैं। आर्य भाषा का विकास आर्य भाषा हम जानते हैं 3 स्थितियां हैं इसकी आर्य भाषा के विकास होने की। पहली तो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की स्थिति है, जब आर्य भाषा संस्कृत के रूप में थी। यानी 2 स्थितियां हैं, वैदिक काल कह सकते हैं, वैदिक संस्कृत, 2 स्थितियां थी इसमें। प्रारंभिक आर्य भाषा या प्राचीन आर्य भाषा, यहाँ प्राचीन आर्य भाषा, इसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक ये स्थिति थी प्राचीन आर्य भाषा की। इसमें 2 भाग थे, एक तो वैदिक संस्कृत, ये करीब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रही। अब इसी वैदिक संस्कृत में जब सरलीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई या लोग इसको अपने हिसाब से ढालने लगे, थोड़ी सी संस्कृत आसान हुई और अपने हिसाब से लोगों ने या तत्कालीन जनसंख्या ने इसको कठिन से थोड़ा आसान बनाया, तो ये लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। इसका जो काल है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद जो प्राचीन आर्य भाषा के बाद मध्यकालीन आर्य भाषा की स्थिति आती है। मध्यकालीन आर्य भाषा की स्थिति जो आती है, इसमें जो ये लौकिक संस्कृत थी ये पुनः परिवर्तित होती है और बदलती किस में है, ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहती है। इसमें ये बदलती कैसे है, लौकिक संस्कृत पहले पाली में, फिर प्राकृत, अभ्रंश और औहट के रूप में ये परिवर्तित होती है। ये मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में इसका विकास होता है, पाली, प्राकृत, अभ्रंश और औहट के रूप में। यानी यहाँ पर वैदिक संस्कृत पहले होती है, फिर इसका सरलीकरण होता है लौकिक संस्कृत। ये बुद्ध काल तक आते आते ये और सरलीकृत हो जाती है, लोगों के जबान पर आ जाती है। जो संस्कृत रहती है पहले, जो ऋषि मुनि ये सब यज्ञ या हवन या अपने बोलचाल में प्रयुक्त करते थे, ये अब पाली, प्राकृत, अभ्रंश, औहट ये क्रम से है। पाली पहले हुई, प्राकृत हुई, अभ्रंश हुई, औहट हुई। इन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ईस्वी के बीच की स्थितियों में ये परिवर्तन होते हैं, पाली, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश, फिर औहट। इसके बाद जब ये विकास आता है तो यहाँ से फिर ये हिंदी की तरफ की विकास यात्रा इसकी शुरू होती है। और ये फिर तमाम सारे जो भारत की भाषाएं आज हम देखते हैं, बांग्ला, सिंधी, पंजाबी, ब्रज, अवधी, ये आधुनिक आर्य भाषा की स्थिति है। आधुनिक आर्य भाषा ये इसकी स्थिति होती है 1100 ईस्वी के बाद से, 1100 ईस्वी तक है। 1100 ईस्वी के बाद से अब तक ये विकास हो रही है। अवधि, इस तरह से तमाम सारी जो भारत में मराठी, गुजराती, इस तरह से तमाम सारी भाषाओं में जो भारत में आज हम देखते हैं, इन सब के विकास क्रम के साथ ही ये भाषा आगे बढ़ते हुए हिंदी का रूप लेती है। तो ये आर्य भाषा के विकास की स्थितियाँ होती हैं। पहले वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में परिवर्तित होती है, फिर पाली में परिवर्तित होती है, फिर प्राकृत में, फिर अभ्रंश में, फिर औहट में, फिर इन भाषाओं में बंगाली, सिंधी, पंजाबी, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, मेवाड़ी। तो इस तरह से तमाम सारी भाषाओं में परिवर्तित होते हुए एक अवस्था आती है कि ये पूरे देश में या सारी भाषाओं का एक निचोड़ निकलता है और एक खड़ी बोली के रूप में धीरे धीरे विकसित होना प्रारंभ होती है। और हिंदी भाषा का जो विकास है,
हिंदी भाषा के विकास की स्थिति आती है, वो हम देखते हैं कि कैसे आती है। ये आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ हिंदी भाषा के विकास की स्थिति अगर हम देखें, यहाँ हिंदी लिख देते हैं, हिंदी भाषा का विकास। तो यहाँ भी 3 स्थितियाँ आती हैं। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अब प्राचीन हिंदी हम देखते हैं, वहाँ पर हमने देखा कि बंगला, ब्रज, अवधी, सिंधी, राजस्थानी, गुजराती, नेपाली, इस तरह से तमाम सारी भाषाएं आई। उसके बाद ये प्राचीन हिंदी की स्थिति जो बनती है, ये वही समय होता है जब आदिकाल का प्रारंभ होता। आदिकाल के अधिकतर कवियों ने अपभ्रंश का केचुल, जो अपभ्रंश थी मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी स्थिति, अभी हमने जो उसमें दिखाया था, उससे मुक्त होती हुई उससे मुक्त होता हुआ भाषा जो थी वो अब दृष्टिगोचर होने लगती है प्राचीन हिंदी के रूप में। और उस समय जो स्थिति या समय होता है आदिकालीन समय होता है, और उसका समय 1100 ईस्वी से, जहाँ 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी, यही समय होता है जब मध्य का आदिकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल प्रारंभ होता है। और आदिकालीन कवि ये इन्हीं जो अपभ्रंश और हट के केचुल को निकाल कर, जो भाषा निकल करके एक अपना आकार लेने के लिए प्रयासरत भाषा होती है, उस भाषा को प्रारंभिक हिंदी कहते हैं। और वो 1100 से 1350 ईस्वी में ये आकर के व्यक्त होती है। जो इनके यहाँ के काव्य में, यहाँ के गद्य में जो भी स्थितियाँ व्यक्त होती हैं उनके संतों में, तो ये प्राचीन हिंदी का समय होता है। मध्यकालीन हिंदी का समय जो होता है, हम जानते हैं मध्यकाल भक्तिकाल के नाम से फेमस है, तो 1350 से 1850 ईस्वी तक ये समय ऐसा है जब मध्यकाल भक्तिकाल का समय है, भक्तिकाल का समय है। इसमें हम जानते हैं कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, तमाम सारे इतने महान विभूतियाँ हुई हैं भक्तिकाल में, जिनका साहित्य आज भी हमें जो है रोमांचित करता है। एक सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता की संदेश देता है। और ये अपने रचना कौशल और लालित्य साहित्य को इन्होंने एक नया आयाम प्रदान किया, भाषा को एक नया आयाम प्रदान किया इन कवियों ने। 1350 से 1850 ईस्वी तक, इस समय ब्रजभाषा जो थी, ब्रजभाषा एक अपने मुकम्मल रूप में पहुंचती है ब्रजभाषा, और उस समय पूरा एक सिरमौर बन के उभरती है ब्रजभाषा। सूरदास इसके प्रतिनिधि कब कह सकते हैं आप, लगभग मैक्सिमम जो है अपने इसी ब्रजभाषा में सारे कवि कर रहे थे उस समय। ब्रज और अवधी, अवधी के मूल जायसी और मूल कवि जो इसके प्रतिनिधि कब कह सकते हैं तुलसीदास जी हैं। इन लोगों ने इन भाषाओं को चरम पर पहुंचाया। ये ब्रजभाषा तो 1850 ईस्वी तक, भारतेंदु युग तक चलती रही। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जब खड़ी बोली हिंदी उसमें जब प्रचलन हो गया था, तो उन्होंने निबंध, नाटक, कहानी, ये सब विधाएँ, उपन्यास, ये सब तो उन्होंने, अनुदित पुस्तकें, ये सब इन्होंने जो है खड़ी बोली में तो लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि काव्य जो है ब्रजभाषा में ही लिखा जा सकता है, खड़ी बोली में नहीं लिखा सकता। तो हम जान सकते हैं कि ब्रजभाषा कितनी सशक्त रूप से मध्यकाल में स्थापित थी, कि आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे कवियों ने भी ये स्वीकार, इसमें कविता करना श्रेयस्कर नहीं समझा। उनकी अपनी सारी कविताएं, रोवों सब मिलके भारत आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, इस तरह काव्य जो है उन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा। तो ब्रजभाषा 1850 या आधुनिक काल के प्रारंभ तक छाई रही पूरे देश में, लगभग पूरे देश की भाषा रही। महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर भारत के समस्त कवियों की भाषा रही। और ये 1350 से 1850 तक की स्थिति रहती है। 1850 से भारतेंदु युग का समय होता है, उसी समय से परिवर्तन शुरू होता है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद 1850 से उन्होंने गद्य में शुरू ही कर दिया था। बाकी अन्य कवियों ने पद्य में भी इसका प्रयोग किया खड़ी बोली का, और हिंदी भाषा खड़ी बोली के रूप में, हिंदी खड़ी बोली जो है एक अस्थाई या कह सकते हैं एक मानक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। बाद में छायावादी कवियों ने इसे एक ऐसा लालित्य प्रदान किया जो ब्रजभाषा, मध्यकाल में ब्रजभाषा ने साहित्य को प्रदान किया था, अवधि ने साहित्य को प्रदान किया था। वही लालित्य छायावादी कवियों ने हिंदी साहित्य के नए नए शब्द गढ़ करके, नए नए प्रयोग कर करके उन्होंने एक लालित्यपूर्ण साहित्य को, जो अपने पूर्ववर्ती जो साहित्य था उसमें उससे लालित्य में कम नहीं था, अभिव्यक्ति में उससे कम नहीं था, और एक आधुनिक विश्व की भाषाओं के साथ कदम ताल मिलाने में सक्षम था। और ये 1850 से अब तक की विकास यात्रा हिंदी भाषा की चल रही है। तो हम इस पोर्शन में हिंदी भाषा की इस हिंदी साहित्य का जो मेंस का क्लास है, इसके जो हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे, पेपर फर्स्ट का भाग का में जो हिंदी भाषा का विकास है उसमें हम पढ़ेंगे जो मध्यकालीन आर्य भाषा की मध्यकालीन स्थिति है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद जो ये प्राचीन स्थिति थी, और जो मध्यकालीन स्थिति थी पाली, प्राकृत, आर्य भाषा का हम बात कर रहे हैं। हिंदी भाषा का विकास तो ये अलग हो गया। आर्य भाषा के विकास में जो मध्यकालीन भाषा की स्थिति थी, पाली, प्राकृत, औहट, अभ्रंश और औहट, इन चारों भाषाओं का विकास संस्कृत से ये अलग कैसे हुई धीरे धीरे, और हिंदी के रूप में परिवर्तित कैसे हुई, इनका अध्ययन पहले हम करेंगे। पहले पाली का अध्ययन करेंगे, फिर प्राकृत का, पाली के बाद प्राकृत बनी, उसके बाद अभ्रंश का, फिर औहट्ट का, उसके बाद पुरानी हिंदी का, और फिर हम मध्यकालीन भाषाओं की स्थिति में आ जाएंगे। तो और लिपि का विकास कैसे हुआ, लिपि का मानकीकरण कैसे हुआ, वो भी इसी प्रथम प्रश्न पत्र के भाग का में ही है, इसका अध्ययन करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पाली भाषा का विकास कैसे हुआ, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या है, उसकी शब्दकोशीय प्रवृत्तियाँ क्या हैं, ध्वनिगत प्रवृत्तियाँ क्या हैं, और इसका नामकरण कैसे हुआ, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।